तो स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा का पगलू में। आज हम सब हल करेंगे शैक्षिक मूल्यांकन डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के एमसीक्यूज का ज़बरदस्त हल 2016 से 2024 तक। आज हम करने वाले हैं पार्ट 3 2022 से 2024 तक, जो हमारा आखिरी पार्ट है इसका। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या है? मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ये कथन किसका है? तो ये कथन है कोठारी आयोग का। कौन सा कथन? मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ये कथन है कोठारी आयोग का। अब देखो जानते हैं व्याख्या। कोठारी आयोग, कोठारी कमीशन 1964-66 ने अपनी रिपोर्ट में मूल्यांकन को एक महत्वपूर्ण और निरंतर चलने वाली मतलब सतत प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया। इससे आयोग ने जोर दिया कि मूल्यांकन को केवल शिक्षण प्रक्रिया के अंत में नहीं बल्कि पूरे शिक्षण सत्र के दौरान लगातार किया जाना चाहिए। आयोग ने मूल्यांकन को शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया के एक अभिन्न अंग बताया। ठीक है, बाकी देखो अन्य विकल्प कौन कौन से देखो हमारे। यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, इसकी स्थापना 1956 में हुई थी और ये उच्च शिक्षा के मानकों को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। एनसीईआरटी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, इसकी स्थापना 1961 में हुई थी और ये शिक्षा के क्षेत्र में शोध और प्रशिक्षण का काम करता है। क्या मुदालिया आयोग क्या है? मुदालिया कमीशन 1952-1953। इसे माध्यमिक शिक्षा आयोग भी कहा जाता है। इसने माध्यमिक शिक्षा में सुधारों पर अपनी रिपोर्ट दी थी, लेकिन यह विशेष कथन कोठारी आयोग से संबंधित है। कौन सा कथन? जो ऊपर है ये वाला। मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, किसने कहा था? कोठारी आयोग ने। आगे देखो क्या है। शैक्षिक उद्देश्य के अंग हैं, तो बालक भी शैक्षिक उद्देश्य का अंग है, समाज भी, विषय वस्तु भी। तो आंसर हो जाएगा प्रयुक्त सभी। शैक्षिक उद्देश्यों का मतलब एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स का निर्माण एक संतुलित दृष्टिकोण से होता है। इसमें निम्नलिखित तीनों तत्व शामिल होते हैं। कौन कौन से? बालक भी शामिल होता है, चाइल्ड। शिक्षा का केंद्र बिंदु बच्चा होता है, उसकी रुचियों, क्षमताओं, आवश्यकताओं और विकास के स्तर को ध्यान में रखा जाता है। और कौन? समाज। शिक्षा का उद्देश्य शिक्षा का उद्देश्य बच्चे को समाज का एक जिम्मेदार और उत्पादक सदस्य बनाना होता है। इसलिए समाज की आकांक्षाएं, मूल्य और आवश्यकताएं भी उद्देश्य निर्धारण में शामिल होती हैं। और क्या? विषय वस्तु मैटर। ज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों विषयों की अपनी एक अंतर्निहित संरचना, तर्क और महत्व होता है, जिसे उद्देश्यों में शामिल किया जाता है। आगे देखो क्या है। बौद्धिक योग्यता में बोधक का अंग नहीं है, तो बोध का अंग क्या नहीं है? अनुवाद भी है, विवेचना भी है, वाक विस्तार भी है, लेकिन अनुप्रयोग नहीं है। व्याख्या देखो। ये प्रश्न बेंजामिन ब्लूम के संज्ञानात्मक क्षेत्र कॉग्निटिव डोमेन के वर्गीकरण पर आधारित है। ब्लूम्स टेक्सोनॉमी के अनुसार बोध मतलब कंप्रहेंशन का अर्थ है किसी जानकारी को समझना। इसके अंतर्गत अनुवाद, ट्रांसलेशन, विवेचना, इंटरप्रिटेशन और वाक विस्तार, एक्सट्रापोलेशन आते हैं। लेकिन जो अनुप्रयोग एप्लीकेशन है वो से एक उच्च स्तर की युक्ता है, जिसमें सीखे गए ज्ञान नई परिस्थितियों में उपयोग किया जाता है। आगे देखो क्या है। रीता ने गणित में 50 अंक प्राप्त किए, तो 50 अंक प्राप्त करना क्या होगा? मापन। मापन मतलब मेजरमेंट। यह किसी विशेषता जैसे ज्ञान, लंबाई, वजन को संख्याओं में व्यक्त करने की प्रक्रिया है। रीता के 50 अंक एक माप है, जो कि उसने कितने प्रश्न सही किए, ठीक है, उस चीज की माप है। ठीक, यह केवल एक मात्रात्मक विवरण है, मतलब क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन है। यह गुणवत्ता के बारे में कोई निर्णय नहीं देता। ठीक, बाकी अन्य विकल्पों के बारे में जानते हैं। मूल्यांकन एवोल्यूशन क्या होता है? यह एक व्यापक प्रक्रिया है जिसे मापन से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर मूल्य निर्णय मतलब वैल्यू जजमेंट दिया जाता है। जैसे क्या 50 अंक अच्छे हैं या बुरे, क्या रीता उत्तीर्ण हुई या नहीं, ये क्या किसमें आएगा? मूल्यांकन में। आगे क्या है? परीक्षण, टेस्ट। मापन करने का एक उपकरण, टूल या साधन है। कौन सा? परीक्षण। जैसे लिखित परीक्षा हो गया, एक परीक्षण हो गया। मौखिक परीक्षा हो गया, ये भी एक परीक्षण हो गया। और आखिर में क्या है? उपलब्धि मतलब अचीवमेंट। ये क्या होगा? ये सीखने का परिणाम मतलब आउटकम है, जिसे मापा जाता है। रीता द्वारा 50 अंक प्राप्त करना उसकी उपलब्धि है। क्रियात्मक शोध का अंतिम चरण क्या होता है? तो क्रियात्मक शोध का अंतिम चरण होता है निष्कर्ष।
क्रियात्मक सोच के मुख्य चरण हैं समस्या की पहचान, डेटा एकत्रीकरण, कार्य योजना बनाना, कार्य योजना लागू करना और अंत में निष्कर्ष मतलब कंक्लूजन निकालना। निष्कर्ष ही अंतिम चरण है जिसमें यह बताया जाता है कि शोध से क्या पता चला, समस्या का क्या समाधान निकला और भविष्य के लिए क्या सिफारिशें हैं। क्रियात्मक शोध के मुख्य चरण इस प्रकार हैं। कौन-कौन से चरण हैं क्रियात्मक शोध के? समस्या की पहचान, समस्या का विश्लेषण, परिकल्पना का निर्माण, कार्य योजना बनाना और कार्यान्वयन मतलब प्रयोग और क्या होता है निष्कर्ष निकालना। आगे देखो क्या है। शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में नवाचार है। नवाचार का मतलब होता है नई नई तकनीकों का प्रयोग करना। तो अभिक्रमित अनुदेशन, टोली अनुदेशन, खुली कक्षा का ये सभी हमारे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में नवाचार हैं। नवाचार देखो क्या होता है, एजुकेशनल इनोवेशन। नवाचार का अर्थ है कि शिक्षण अधिगम में प्रक्रिया में नए तरीकों, तकनीकों या विचारों का प्रयोग करना। दिए गए सभी विकल्प नवाचार के उदाहरण हैं। देखो व्याख्या देखे क्या कहते हैं। अभिक्रमित अनुदेशन मतलब प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन, इसे बी एफ स्किनर ने विकसित किया था। यह स्वगति से सीखने की एक विधि है जहां जटिल सामग्री को छोटे छोटे चरणों स्टेप्स में बांट दिया जाता है और छात्र को तुरंत प्रतिपुष्टि फीडबैक मिलती है। और आगे क्या है, टोली अनुदेशन मतलब टीम टीचिंग। इसमें दो से अधिक शिक्षक मिलकर विद्यार्थियों के बड़े समूह को पढ़ाते हैं। इससे शिक्षकों के विशेष ज्ञान का बेहतर उपयोग हो पाता है। और खुली कक्षा कक्ष मतलब ओपन क्लासरूम क्या है? यह एक ऐसी शैक्षिक व्यवस्था है जहां पारंपरिक कक्षा की दीवारों और कठोर संरचना को हटा दिया जाता है। शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया अधिक लचीली, छात्र केंद्रित और अनौपचारिक होती है। आगे देखो क्या है, बचाव निदान का उच्चतम स्तर है। तो ये कथन किसका? रॉस का। ये कथन रॉस का है। इसका अर्थ है किसी समस्या जैसे सीखने की कठिनाई का निदान, डायग्नोसिस करना सबसे अच्छा तरीका उसका बचाव प्रिवेंशन है। अर्थात ऐसी व्यवस्था करना कि समस्या उत्पन्न ही ना हो, समस्या होने के बाद उसका निदान करने से कहीं बेहतर है। आगे देखो क्या है, उत्तम परीक्षण की विशेषता नहीं है। तो वैधता भी उत्तम परीक्षण की विशेषता होती है, विश्वसनीयता भी उत्तम परीक्षण की विशेषता होती है, वस्तुनिष्ठता भी उत्तम परीक्षण की विशेषता होती है, लेकिन कठोरता नहीं होती है उत्तम परीक्षण की विशेषता। व्याख्या देखो, वैधता वैलिडिटी, परीक्षण को वही मापना चाहिए जिसके लिए उसे बनाया गया है। उदाहरण के लिए गणित की परीक्षा को गणित के ज्ञान का ही मापन करना चाहिए। विश्वसनीयता रिलायबिलिटी, परीक्षण के परिणाम एक ही व्यक्ति पर बार बार समान होने चाहिए। वस्तुनिष्ठता ऑब्जेक्टिविटी, परीक्षण के अंकों पर परीक्षक के व्यक्तिगत विचारों का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। अब जो परीक्षण की जो विशेषता नहीं है, कठोरता रिजिडिटी, ये क्या होता है? यह एक उत्तम परीक्षण की विशेषता नहीं है। परीक्षण ना तो बहुत कठोर होना चाहिए और ना ही बहुत आसान। ब्लूप्रिंट क्या है? ब्लूप्रिंट प्रश्न पत्र की आधारशिला है। ब्लूप्रिंट एक ऐसा चार्ट या रोड मैप है जो किसी प्रश्न पत्र के डिजाइन को दर्शाता है। यह निर्धारित करता है कि पाठ्यक्रम के किस इकाई या टॉपिक से कितने प्रश्न, किस स्तर, बोध, अनुप्रयोग आदि और कितने अंक के पूछे जाएंगे। यह प्रश्न पत्र को वस्तुनिष्ठ और विश्वसनीय बनाने की आधारशिला है। आगे तो क्या है, ज्ञान, बोध व अनुप्रयोग का संबंध मूल्यांकन के किस पक्ष से है? तो ज्ञान, बोध व अनुप्रयोग का संबंध मूल्यांकन के संज्ञानात्मक पक्ष से है। यह प्रश्न बेंजामिन ब्लूम के शैक्षिक उद्देश्य के वर्गीकरण टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशन ऑब्जेक्टिव्स पर आधारित है। ज्ञान, बोध और अनुप्रयोग संज्ञानात्मक पक्ष के ही घटक हैं। ब्लूम ने सीखने के उद्देश्यों को 3 मुख्य श्रेणियों में बांटा है। कौन कौन सी श्रेणियां हैं? 3। संज्ञानात्मक पक्ष मतलब कॉग्निटिव डोमेन, इसमें बौद्धिक क्षमताएं जैसे ज्ञान, समझ, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन शामिल हैं। भावात्मक पक्ष अफेक्टिव डोमेन, इसमें भावनाएं, दृष्टिकोण, अभिव्यक्तियां और मूल आदि शामिल हैं, जैसे रुचि लेना, किसी चीज को महत्व देना। कौशलात्मक पक्ष साइकोमोटर डोमेन, इसमें शारीरिक गतिविधियां और मोटर कौशल का समन्वय शामिल है, जैसे लिखना, चित्र बनाना और इंस्ट्रूमेंट बजाना। इंस्ट्रूमेंट मतलब ढोलक, पियानो वगैरह जो होते हैं, भोंपू वगैरह।
ब्लूम टैक्सोनॉमी विकसित हुई थी? तो ब्लूम टैक्सोनॉमी 1956 में विकसित हुई थी। बेंजामिन ब्लूम ने 1956 में शैक्षिक उद्देश्यों को वर्गीकृत करने के लिए ब्लूम टैक्सोनॉमी विकसित की थी। इसका मुख्य उद्देश्य शैक्षिक उद्देश्यों को वर्गीकृत करना था। संज्ञानात्मक क्षेत्र का वर्गीकरण सबसे पहले 1956 में प्रकाशित हुआ था। आगे तो क्या है? मापन किसी निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। ये कथन किसका है? ये एस स्टीवेंसन का है। एस स्टीवेंस ने एक स्टीवेंस एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने मापन मेजरमेंट की एक प्रसिद्ध परिभाषा दी थी। मेजरमेंट इज द असाइनमेंट ऑफ न्यूमेरल्स टू ऑब्जेक्ट्स और इवेंट अकॉर्डिंग टू रूल्स। मतलब मापन किसी निश्चित नियमों के अनुसार वस्तुओं या घटनाओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। आय क्या है? मूल्यांकन प्रक्रिया को सामान्यतया कितने भागों में बांटा गया है? तो ये कहीं पे 8 मिलेगा, कहीं पे 6 मिलेगा, कहीं पे कुछ मिलेगा, लेकिन ज़्यादातर ये 4 ही कहा है। तो 4 कौन कौन से मूल्यांकन के? उद्देश्यों का निर्माण, सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। सबसे पहले ये तय किया जाता है कि मूल्यांकन से हमें क्या जानना है, जैसे ज्ञान, कौशल, व्यवहार या दृष्टिकोण में सुधार की जांच। अगला क्या है? साक्ष्य या डेटा एकत्र करना, कलेक्टिंग एविडेंस डेटा। छात्रों की उपलब्धियों, व्यवहार, कार्य और गतिविधियों से संबंधित सूचनाएं और तथ्य इकट्ठे किए जाते हैं। उदाहरण परीक्षा परिणाम, प्रोजेक्ट वर्क, कक्षा में सहभागिता आदि। तीसरा निष्कर्ष क्या है? निष्कर्षों की व्याख्या मतलब इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइंडिंग्स। जो जानकारी एकत्र की गई है उसका विश्लेषण करके यह पता लगाया जाता है कि उद्देश्य पूरे हुए या नहीं। यह चरण बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे ही वास्तविक स्थिति स्पष्ट होती है। चौथा चरण क्या है? निर्णय लेना और कार्यान्वयन करना, मतलब डिसीजन मेकिंग एंड इम्प्लीमेशन। निष्कर्षों के आधार पर निर्णय लिया जाता है जब छात्र को प्रोत्साहन, अतिरिक्त अभ्यास या पाठ्यक्रम शिक्षण विधि में सुधार। आगे जो क्या है? शैक्षिक नवाचार से तात्पर्य है। तो शैक्षिक नवाचार से तात्पर्य क्या है? अधिगम प्रक्रिया में नवाचार, शिक्षण विधि में नवाचार और उपर्युक्त दोनों। तो आंसर सही हो जाएगा उपर्युक्त दोनों। व्याख्या: शैक्षिक नवाचार एजुकेशनल इनोवेशन का अर्थ है शिक्षण अधिगम की पूरी प्रक्रिया में नए, रचनात्मक और प्रभावी तरीकों को शामिल करना। इसमें न केवल शिक्षण की विधियां, टीचिंग मेथड जैसे खेल विधि, परियोजना विधि में बदलाव शामिल है, बल्कि सीखने के अनुभव, लर्निंग एक्सपीरियंसेस और वातावरण को नया रूप देना भी शामिल है। इसलिए दोनों ही विकल्प सही हैं। है क्या है? मूल्यांकन अनुरूप है। तो मूल्यांकन अनुरूप होता है उद्देश्यों के। व्याख्या देखो, मूल्यांकन का सीधा और मुख्य संबंध शैक्षिक उद्देश्यों, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव से है। मूल्यांकन का प्राथमिक कार्य यह जांचना है कि निर्धारित शैक्षिक उद्देश्य किस हद तक प्राप्त हो पाए हैं। उद्देश्य ही मूल्यांकन की दिशा तय करते हैं। प्रविधि, विधि और सिद्धांत उद्देश्यों की प्राप्ति साधन मात्र है। 2023 में देखो, मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक एवं छात्र यह निर्णय करते हैं कि शिक्षण लक्ष्यों को प्राप्त किया जा रहा है या नहीं। तो ये परिभाषा किसकी है? ये क्रोनबेक महोदय की है। ठीक है। और इसमें कौन कौन से हमारे महोदय दिए हैं? ग्रीन, ली और क्यूलन हन्ना। तो इनकी सबकी अलग अलग परिभाषा जानते हैं। ग्रीन के अनुसार विद्यालय कार्यक्रम की जांच के लिए, शैक्षिक सामग्री जांच के लिए, पाठ्यक्रम तथा शिक्षक की जांच के लिए मूल्यांकन का प्रयोग किया जाता है। जेम्स ली के अनुसार मूल्यांकन की परिभाषा: मूल्यांकन विद्यालय, कक्षा और स्वयं द्वारा निर्धारित शैक्षिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में विद्यार्थियों की प्रगति का मूल्यांकन है। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों के सीखने का मार्गदर्शन करना और उसे बढ़ाना है। इस प्रकार मूल्यांकन एक नकारात्मक प्रक्रिया के बजाय सकारात्मक प्रक्रिया है। और क्रोनबेक के अनुसार मूल्यांकन कौन सी प्रक्रिया है? देखो, मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक एवं छात्र यह निर्णय करते हैं कि शिक्षण लक्ष्यों को प्राप्त किया जा रहा है या नहीं।
क्विलन एवं हन्ना के अनुसार मूल्यांकन की परिभाषा: विद्यालय द्वारा बालक के व्यवहार में लाए गए परिवर्तनों के संबंध में प्रमाणों का संकलन और उनकी व्याख्या करने की प्रक्रिया को ही मूल्यांकन कहते हैं। आगे तो क्या है, मूल्यांकन प्रक्रिया के सोपान क्या है? तो शिक्षण उद्देश्य मूल्यांकन प्रक्रिया का सोपान है। सीखने से उत्पन्न अनुभव भी मूल्यांकन प्रक्रिया का सोपान है। व्यवहार परिवर्तन भी मूल्यांकन प्रक्रिया का सोपान है। तो आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। मूल्यांकन एक क्रमिक प्रक्रिया है जिसके मुख्य सोपान स्टेप्स हैं। सर्वप्रथम शिक्षण उद्देश्य टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स निर्धारित किए जाते हैं। फिर उद्देश्यों के अनुरूप सीखने के अनुभव लर्निंग एक्सपीरियंसेस प्रदान किए जाते हैं। अंत में यह आकलन किया जाता है कि इन अनुभव के परिणाम स्वरूप छात्रों में कितना व्यवहार परिवर्तन मतलब बिहेवियरल चेंज हुआ है। ये तीनों ही मूल्यांकन प्रक्रिया के अभिन्न अंग हैं। आगे जो क्या है, मूल्यांकन एक व्यापक और चक्रीय प्रक्रिया है जिसके मुख्य सोपान चरण इस प्रकार हैं। कौन कौन से चरण है मूल्यांकन के? देखो, शिक्षण उद्देश्य इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। सबसे पहले यह तय किया जाता है कि छात्रों को क्या सिखाया जाना है और क्या उम्मीद की जाती है। उद्देश्य मूल्यांकन का आधार बनते हैं। आगे क्या है, सीखने से उत्पन्न अनुभव लर्निंग एक्सपीरियंसेस। इसके बाद उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए शिक्षण अधिगम गतिविधियां आयोजित की जाती हैं। आगे क्या है, व्यवहार परिवर्तन बिहेवियरल चेंजेस। इन अनुभवों के परिणाम स्वरूप छात्रों के व्यवहार में आए बदलावों का मापन किया जाता है। मूल्यांकन यही बताता है कि वांछित व्यवहार परिवर्तन हुआ या नहीं। आगे क्या देखो, प्रायोगिक मूल्यांकन होता है। तो प्रायोगिक मूल्यांकन होता है विज्ञान भूगोल और कृषि में। प्रायोगिक मूल्यांकन प्रैक्टिकल एवेल्युएशन का संबंध उन विषयों से है जहाँ व्यावहारिक कौशल प्रैक्टिकल स्किल्स और प्रयोग एक्सपेरिमेंट्स का ज्ञान आवश्यक होता है। जैसे विज्ञान प्रयोगशाला में प्रयोग करना, भूगोल मानचित्रकारी यंत्रों का प्रयोग करना, कृषि खेतों में व्यवहारिक काम करना। लेकिन इतिहास नागरिक शास्त्र और दर्शन शास्त्र मुख्यतः सैद्धांतिक विषय हैं, इसलिए इनमें प्रायोगिक मूल्यांकन की भूमिका कुछ भी नहीं होती है। आगे तो क्या है, उपचारात्मक शिक्षण में प्रमुख रूप से चयन किया जाता है काय का शिक्षण नीतियों एवं युक्तियों का। उपचारात्मक शिक्षण रेमेडियल टीचिंग का उद्देश्य है छात्रों की सीखने की कठिनाइयों को दूर करना। इसमें मुख्य रूप से शिक्षण की नीतियों और रणनीतियों मतलब टीचिंग पॉलिसीज एंड स्ट्रेटजीज में बदलाव किया जाता है। जैसे अलग शिक्षण विधि अपनाना, अतिरिक्त समय देना, विशेष सहायता प्रदान करना। पाठ्यक्रम या मूल्यांकन में प्रणाली में बदलाव एक बड़ा और जटिल कार्य है, जबकि उपचारात्मक शिक्षण तत्काल और विशिष्ट शिक्षण के दृष्टिकोण पर केंद्रित होता है। आगे क्या है, बचाव निदान का उच्चतम स्तर है। ये कथन किसका है? यह रॉस का कथन है। रॉस के अनुसार जब हम किसी त्रुटि या समस्या को होने के बाद पहचान कर उसका निदान करते हैं तो ये सामान्य प्रक्रिया है। लेकिन यदि हम पहले से ही सावधानी प्रिवेंशन बरत लें और समस्या को उत्पन्न होने से पहले ही रोक दें तो यही निदान का सर्वोच्च स्तर कहलाता है। इसलिए रॉस ने कहा है बचाव प्रिवेंशन निदान का उच्चतम स्तर है। आई क्या है, क्रियात्मक शोध का मूल आधार होता है। तो क्रियात्मक शोध का मूल आधार होता है समस्या भी हमारी हल भी हमारा। क्रियात्मक शोध एक्शन रिसर्च का मुख्य उद्देश्य दर्शन और मूल आधार है कि जो शिक्षक या व्यक्ति स्वयं किसी समस्या जैसे कक्षा की कोई समस्या का सामना कर रहा है वही उस समस्या को समाधान के लिए शोध करे और उसका हल निकाले। इसमें बाहरी शोधकर्ता पर निर्भरता नहीं होती, इसलिए समस्या भी हमारी हल भी हमारा इसका सटीक विवरण है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में नवाचार है। तो अभिक्रमिक अनुदेशन भी नवाचार है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में टूली शिक्षण भी नवाचार है। खुली कक्षा भी नवाचार है। तो आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नवाचार एजुकेशनल इनोवेशन का अर्थ है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में नए तरीकों तकनीकों या विचारों का प्रयोग करना। दिए गए सभी विकल्प इसके उदाहरण हैं। अभिक्रमित अनुदेशन प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन, इससे बीएफ स्किनर ने विकसित किया था। ये स्व गति से सीखने की एक विधि है जहां जटिल सामग्री को छोटे छोटे चरणों स्टेप्स में बांट दिया जाता है और छात्र को तुरंत पुष्टि फीडबैक मिलती है। टूली अनुदेशन क्या होता है? इसमें 2 या 2 से अधिक टीचर मिलकर विद्यार्थियों के बड़े समूह को पढ़ाते हैं। इससे शिक्षकों के विशेष
ये ज्ञान का बेहतर उपयोग होता है। आय क्या है? खुली कक्षा कक्ष, ओपन क्लासरूम्स। यह एक ऐसी शैक्षिक व्यवस्था है जहाँ पारंपरिक कक्षा की दीवारों और कठोर संरचनाओं को हटा दिया जाता है। शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया अधिक लचीली, छात्र केंद्रित और अनौपचारिक होती है। आय क्या है? प्रार्थना स्थल की गतिविधियों में मुख्य नवाचार माना जाता है तो ड्रम बजाकर प्रार्थना करना, संगीत गाकर प्रार्थना करना, तो एक और दो दोनों ही प्रार्थना स्थल पर मुख्य नवाचार माने जाते हैं। व्याख्या: प्रार्थना सभा की एकसरता उबाऊपन को दूर करने के लिए नवाचार इनोवेशन के तौर पर ड्रम की थाप पर प्रार्थना गाना या संगीत में प्रार्थना जैसी गतिविधियों को शामिल किया जाता है। यह छात्रों की सक्रिय भागीदारी और रुचि को बढ़ाता है, इसलिए दोनों ही नवाचार के उदाहरण हैं। रेड क्रॉस सोसाइटी का उद्देश्य नहीं है, तो रेड क्रॉस सोसाइटी का उद्देश्य सेवा करना, स्वास्थ्य में वृद्धि करना और मातृत्व का विकास करना। ये तीनों ही रेड क्रॉस सोसाइटी का उद्देश्य है, लेकिन परीक्षाओं की तैयारी कराना ये रेड क्रॉस का उद्देश्य नहीं है। रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना 1863 में हेनरी ड्यूनेंट ने की थी। ठीक है, रेड क्रॉस सोसाइटी एक अंतर्राष्ट्रीय मानवीय संगठन है। इसके मुख्य उद्देश्य देश सेवा करना, स्वास्थ्य में वृद्धि और मातृत्व का विकास करना जैसे मानवीय कार्य करना है। ठीक है, इसका उद्देश्य परीक्षाओं की तैयारी कराना नहीं है। मूल्यांकन प्रक्रिया के बिंदु कौन होता है बताओ? केंद्र बिंदु। तो मूल्यांकन प्रक्रिया का केंद्र बिंदु होता है विद्यार्थी। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य छात्र के सीखने और विकास का आकलन करना है, इसलिए पूरी मूल्यांकन प्रक्रिया का केंद्र बिंदु, सेंट्रल पॉइंट, विद्यार्थी ही होता है। शिक्षक, विद्यालय और प्रधानाचार्य सभी का कार्य छात्र के बेहतर विकास के मूल्यांकन का उपयोग करना है। पूरी मूल्यांकन प्रक्रिया विद्यार्थी के इर्द गिर्द घूमती है ताकि यह पता लगाया जा सके कि उसने कितना सीखा और उसे कहाँ सुधार की आवश्यकता है। आगे देखो क्या है, आगे है ब्लूप्रिंट। क्या है ब्लूप्रिंट? प्रश्न पत्र की आधारशिला है। ब्लूप्रिंट एक ऐसा चार्ट या रोड मैप है जो किसी प्रश्न पत्र के डिजाइन को दर्शाता है। यह निर्धारित करता है कि पाठ्यक्रम किस इकाई या टॉपिक से कितने प्रश्न, किस स्तर के और अनुप्रयोग आदि और कितने अंकों के पूछे जाएंगे। यह प्रश्न पत्र को वस्तुनिष्ठ और विश्वसनीय बनाने की आधारशिला है। क्या? ब्लूप्रिंट। सामुदायिक सहभागिता में नवाचार है, तो एनसीसी भी सामुदायिक सहभागिता में नवाचार है, स्काउटिंग भी नवाचार है, रेड क्रॉस भी नवाचार है। तो आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। सामुदायिक सहभागिता, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन का तात्पर्य है कि विद्यार्थियों को समाज से जोड़ना और उनमें सेवा, अनुशासन तथा जिम्मेदारी की भावना विकसित करना। एनसीसी, नेशनल कैडेट कॉर्प्स, राष्ट्र सेवा और अनुशासन का विकास करना सिखाता है। स्काउटिंग क्या सिखाता है? सेवा, सहयोग और आत्मनिर्भरता का विकास। रेड क्रॉस संस्था क्या करती है? मानव सेवा और आपदा सहयोग की भावना का विकास करती है। तो ये सभी कार्यक्रम सामुदायिक सहभागिता के अंतर्गत आते हैं। अब जानते हैं इन मतलब संस्थाओं के बारे में। एनसीसी, नेशनल कैडेट कॉर्प्स। इस नेशनल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना 1948 में भारत ने सरकार द्वारा नेशनल कैडेट कॉर्प्स की एक्ट 1948 पारित किया गया। इसका आधार क्या था? द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1942 में यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग कोर यूटीसी से प्रेरित होकर इसकी स्थापना की गई थी। स्थापना का उद्देश्य क्या था एनसीसी का? युवा में अनुशासन, नेतृत्व और राष्ट्र सेवा की भावना जागृत करना। आगे देखो स्काउटिंग क्या है? स्काउटिंग मूवमेंट। स्काउटिंग मूवमेंट के संस्थापक लॉर्ड बैटन पावेल थे। 1907 में इंग्लैंड में स्काउटिंग की स्थापना की थी। भारत में आगमन 1909 में हुआ था। स्काउटिंग का उद्देश्य बच्चों और युवाओं में सेवा, सहयोग, आत्मनिर्भरता और नैतिक मूल्यों का विकास करना है। रेड क्रॉस संस्था क्या है? इसके बारे में जानते हैं। रेड क्रॉस के संस्थापक हेनरी ड्यूटेंट थे। स्विट्जरलैंड में की थी इनने स्थापना वर्ष थी 1863, जिनेवा, स्विट्जरलैंड। भारत में कब आई रेड क्रॉस? 1920 में। रेड क्रॉस का उद्देश्य है आपदा, बीमारी, युद्ध, आपातकालीन परिस्थितियों में मानवों की सेवा करना। ब्लूम टेक्सोनॉमी कब विकसित की थी? तो ब्लूम टेक्सोनॉमी 1956 में विकसित हुई थी। बेंजामिन ब्लूम ने 1956 में शैक्षिक उद्देश्यों को वर्गीकृत करने के लिए ब्लूम टेक्सोनॉमी विकसित की थी। इसका मुख्य उद्देश्य शैक्षिक उद्देश्यों को वर्गीकृत करना था। संज्ञानात्मक क्षेत्र का वर्गीकरण सबसे पहले 1956 में प्रकाशित हुआ था।
मापन का सामान्य सिद्धांत संबंधित है, तो मापन का सामान्य सिद्धांत गणित से संबंधित है। मापन मेजरमेंट का आधार गणित है, ठीक है। मापन मूल रूप से किसी भी भौतिक मात्रा, फिजिकल क्वांटिटी या गुण को नंबर्स और संख्याओं यूनिट में व्यक्त करने की प्रक्रिया है, जो गणित का मूल आधार है। सांख्यिकी जो मापन के डेटा का विश्लेषण करती है, वह भी गणित की एक शाखा है। चार विकल्पों की व्याख्या। गणित मापन का आधार है। अब विज्ञान विज्ञान मापन का उपयोग करता है, लेकिन इसका सामान्य सिद्धांत गणित से ही संबंधित है। भूगोल भूगोल में मापन जैसे ऊंचाई, दूरी का उपयोग होता है, लेकिन सिद्धांत गणित में ही है। अर्थशास्त्र में भी आर्थिक डेटा का मापन होता है, लेकिन सिद्धांत गणित में ही है। मूल्यांकन क्या होता है? मूल्यांकन मात्रात्मक भी होता है, गुणात्मक भी होता है, ठीक है। तो उत्तर हो जाएगा गुणात्मक है मात्रात्मक दोनों। मूल्यांकन एवोल्यूशन एक व्यापक प्रक्रिया है, इसमें दोनों ही शामिल हैं, मात्रात्मक गुणात्मक। मात्रात्मक पक्ष मतलब क्वांटिटेटिव, जैसे परीक्षा में प्राप्त अंक, प्रतिशत आदि का मापन। और गुणात्मक पक्ष क्या होता है? क्वालिटेटिव, जैसे छात्र की रुचियां, अभिवृत्तियां, व्यवहार, व्यक्तिगत परीक्षण लक्षण का आकलन करना। आते हैं 2024 पर। मूल्यांकन प्रक्रिया का केंद्र बिंदु होता है। मूल्यांकन प्रक्रिया का केंद्र बिंदु हमारा विद्यार्थी होता है। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य छात्र के सीखने और विकास का आकलन करना है, इसलिए पूरी मूल्यांकन प्रक्रिया का केंद्र बिंदु विद्यार्थी स्टूडेंट ही होता है। शिक्षक, विद्यालय और प्रधानाचार्य सभी कार्य छात्र के बेहतर विकास के लिए मूल्यांकन का उपयोग करना है। पूरी मूल्यांकन प्रक्रिया विद्यार्थी के इर्द गिर्द घूमती है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि विद्यार्थी ने कितना सीखा, उसे कहाँ सुधार की जरूरत है। आगे क्या है? रचनात्मक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ठीक है, तो रचनात्मक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? सीखने में आने वाली कठिनाइयों को समझना। रचनात्मक मूल्यांकन फॉर्मेटिव एवोल्यूशन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य छात्रों को सीखने की कठिनाइयाँ, लर्निंग डिफिकल्टीज और कमजोरियों की पहचान करना है। शिक्षण विधियों में तत्काल सुधार करना भी रचनात्मक मूल्यांकन की एक बात है। छात्रों को फीडबैक देना भी अपना सुधार कर सकें। और जबकि अगली कक्षा में डालना योगात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य है। गुणात्मक न्याय करना मूल्यांकन का हिस्सा है, लेकिन यह मुख्य उद्देश्य नहीं है। मूल्यांकन मापन से कैसे अलग है? ठीक है, तो कैसे अलग है? निर्णय लेने की व्यापक प्रक्रिया जो है वो मूल्यांकन को मापन से अलग करती है। पहले दोनों की संक्षिप्त परिभाषा समझें। मापन क्या है? मेजरमेंट, यह केवल अंक या संख्याओं में उपलब्धि को व्यक्त करता है, यानी मात्रात्मक क्वांटिटेटिव प्रक्रिया है। जैसे किसी छात्र को 100 में से 70 अंक मिले। और मूल्यांकन एवोल्यूशन क्या है? ये केवल अंक देने तक सीमित नहीं रहता, बल्कि उन अंकों के आधार पर निर्णय डिसीजन भी लेता है, यानी गुणात्मक प्लस मात्रात्मक दोनों पहलुओं को लेकर चलने वाली एक व्यापक प्रक्रिया का मूल्यांकन। इस आधार पर मूल्यांकन मापन से अलग है, क्योंकि यह निर्णय लेने की व्यापक प्रक्रिया है। तो सही उत्तर बी हो जाएगा, निर्णय लेने की व्यापक प्रक्रिया। मापन का सामान्य सिद्धांत संबंधित है, तो मापन का सामान्य सिद्धांत संबंधित है हमारा गणित से। मापन मेजरमेंट का अर्थ है किसी वस्तु, गुण या घटना को संख्यात्मक रूप में व्यक्त करना। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम किसी चीज़ की मात्रा या परिणाम को मापते हैं। मापन और गणित। मापन का सीधा संबंध गणित मैथमेटिक्स से है। गणित ही वह विज्ञान है जो संख्याओं, मात्राओं और आकारों के अध्ययन से जुड़ा है। मापन में हम विभिन्न गणितीय उपकरणों और सिद्धांतों का उपयोग करते हैं, जैसे कि गिनती, अंक और इकाइयाँ। उदाहरण के लिए किसी वस्तु का वजन किलोग्राम में या उसकी लंबाई मीटर में मापना पूरी तरह से गणितीय सिद्धांतों पर आधारित है। अन्य विकल्प देखो। विज्ञान क्या कहती है? विज्ञान मापन का उपयोग करता है, लेकिन मापन का सिद्धांत खुद विज्ञान नहीं है। मापन का सिद्धांत गणित पर ही आधारित है। विज्ञान में प्रयोगों के दौरान डेटा इकट्ठा करने के लिए मापन का एक उपकरण क्या है? गणित। भूगोल में भी मापन का उपयोग होता है, जैसे दूरी, ऊंचाई, तापमान मापना। इसका सिद्धांत भी गणित पर ही आधारित है। अर्थशास्त्र में आर्थिक गतिविधियां जैसे आय, खर्च या उत्पादन को मापने के लिए संख्याओं का उपयोग होता है, लेकिन इसका सिद्धांत भी गणित पर ही आधारित है। आगे देखो क्या है? निम्नांकित में कौन एक प्रभावी मूल्यांकन प्रणाली की विशेषता नहीं है? तो
विश्वसनीयता भी मूल्यांकन प्रणाली की विशेषता है। लचीलापन भी मूल्यांकन प्रणाली की विशेषता है। वैधता भी मूल्यांकन प्रणाली की विशेषता है। लेकिन जटिलता जो है मूल्यांकन प्रणाली की व्यवस्था वो विशेषता नहीं है। ठीक है, तो क्या पूछा गया है, निम्नांकित में कौन प्रभावी मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। ठीक, तो कौन सी विशेषता नहीं है, हम पढ़ रहे हैं अभी। प्रभावी मूल्यांकन की मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं, देखो। विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी, परिणाम हर बार लगभग समान होता है। वैधता, वैलिडिटी, जो चीज़ नापनी है वही नपे। लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी, अलग अलग परिस्थितियों में उपयोगी हो। निष्पक्षता, व्यक्तिगत पक्षपात से मुक्त हो। क्या मूल्यांकन, लेकिन जो जटिलता है किसी भी अच्छी मूल्यांकन प्रणाली की विशेषता नहीं होती। मूल्यांकन सरल, स्पष्ट और व्यवहारिक होना चाहिए। सही उत्तर हो जाएगा जटिलता। विज्ञान का आरंभ अवलोकन से होता है तथा इसकी अंतिम पुष्टि के लिए अवलोकन में ही लौटना पड़ता है। अवलोकन की यह परिभाषा किसकी है? अवलोकन की यह परिभाषा वुड तथा हेट की है। विज्ञान का आरंभ अवलोकन से होता है तथा इसकी अंतिम पुष्टि के लिए अवलोकन में ही लौटना पड़ता है। अवलोकन की यह परिभाषा वुड एवं हेट की है। सार्थक ज्ञान के लिए निदान एवं उपचार का मार्ग प्रशस्त कौन करता है? सतत मूल्यांकन। सतत मूल्यांकन, कंटिन्यूअस एवोल्यूशन का अर्थ है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान लगातार मूल्यांकन करते रहना। इससे क्या होता है, छात्रों के सीखने की कठिनाइयों, प्रॉब्लम्स का पता लगाना, निदान डायग्नोसिस आसान हो जाता है। क्या चीज़? निदान या डायग्नोसिस आसान हो जाता है। तुरंत उपचारात्मक शिक्षण, रेमेडियल टीचिंग की व्यवस्था की जा सकती है। इस प्रकार यह सार्थक ज्ञान प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त करता है। क्या? सतत मूल्यांकन। आई क्या है, शिक्षार्थियों के सतत मूल्यांकन, समग्र मूल्यांकन सीसीई पर प्रभावी जोर दिया था। कब? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में। सतत और समग्र मूल्यांकन, कंटिन्यूअस एंड कंप्रेहेंसिव एवेल्युएशन, सीसीई की अवधारणा पर सबसे पहले राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 में प्रभावी ढंग से जोर दिया गया था। बाद में इसे सीबीएसई द्वारा लागू किया गया। आई क्या है, बौद्धिक योग्यता में बोध का अंग नहीं है, तो अनुवाद भी बौद्धिक योग्यता का अंग है। विवेचना भी बौद्धिक योग्यता का अंग है। वाक्य विस्तार भी बौद्धिक योग्यता का अंग है। लेकिन क्या अनुप्रयोग बौद्धिक योग्यता का अंग नहीं है? बौद्धिक योग्यता में बोध, कंप्रेहेंशन के अंतर्गत, अनुप्रयोग उसका अंग नहीं है। बोध का अर्थ है सीखे हुए ज्ञान को अच्छी तरह से समझकर व्यवहार में लाना। शैक्षिक उद्देश्यों के ज्ञानात्मक पक्ष में बोध ज्ञान के बाद आता है। इस स्तर पर छात्र विभिन्न सूचनाओं के ज्ञान के साथ साथ उन सूचनाओं से संबंधित अपनी समझ भी विकसित कर लेते हैं, जिसका अर्थ है कि वे विभिन्न तथ्यों की व्याख्या करने में सक्षम हो जाते हैं। बोध के मुख्य 3 भाग निम्नलिखित हैं। अनुवाद, ट्रांसलेशन, सूचनाओं का एक रूप से दूसरे रूप में बदलना या समझना। विवेचना, व्याख्या करना, इंटरप्रिटेशन, एक्सप्लेनेशन। सीखे हुए ज्ञान तथा तथ्यों को अच्छे से व्याख्या करना या समझना। ठीक है, बोध का अंग है। वाक्य विस्तार, उल्लेख करना, एलेबोरेशन, मेंशनिंग, किसी विषय पर किसी विषय पर विस्तार से बताना, ये उल्लेख करना किसका अंग है? हमारा बोध का। लेकिन डी, अनुप्रयोग ज्ञानात्मक पक्ष का एक अलग स्तर है जो बोध के बाद आता है, लेकिन बोध का अंग नहीं है। अनुप्रयोग में बच्चे ज्ञान और बोध के माध्यम से प्राप्त ज्ञान का वास्तविक जीवन में या विभिन्न परिस्थितियों में उपयोग करना सीखते हैं। ब्लूम के ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्यों के वर्गीकरण में ज्ञान, बोध और अनुप्रयोग अलग अलग स्तर हैं, जहां अनुप्रयोग ज्ञान और बोध का उपयोग करके समस्याओं को हल करने की क्षमता को दर्शाता है। आगे देखो क्या है, बच्चों के सीखने की प्रगति के वर्णन अभिलेख पर आधारित है। कौन सी? अवलोकन तकनीकी बच्चों के सीखने की प्रगति के वर्णन अभिलेख पर आधारित है। बच्चों के सीखने की प्रगति वर्णनात्मक अभिलेख, डिस्क्रिप्टिव रिकॉर्ड तैयार करने का सबसे उपयुक्त और प्राकृतिक तरीका अवलोकन, ऑब्जर्वेशन है। शिक्षक कक्षा में, खेल के मैदान में या अन्य गतिविधियों के दौरान बच्चे के व्यवहार, सहभागिता और प्रगति का सूक्ष्म अवलोकन करके उसका विवरण लिखता है। देखो क्या है, क्रियात्मक शोध का अंतिम चरण होता है, तो क्रियात्मक शोध का अंतिम चरण होता है निष्कर्ष। क्रियात्मक शोध के मुख्य चरण है समस्या की पहचान, डेटा एकत्रीकरण, कार्य योजना बनाना,
कार्य योजना लागू करना और अंत में निष्कर्ष कंक्लूजन निकालना। निष्कर्ष ही अंतिम चरण है, जिसमें यह बताया जाता है कि सोच से क्या पता चला, समस्या का क्या समाधान निकला और भविष्य के लिए क्या सिफारिशें हैं। तो क्रियात्मक सोच के मुख्य चरण इस प्रकार हैं: समस्या की पहचान, समस्या का विश्लेषण, परिकल्पना का निर्माण, कार्य योजना बनाना, कार्यान्वयन, प्रयोग और निष्कर्ष निकालना। आगे क्या है? क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है। तो क्रियात्मक अनुसंधान का प्रमुख उद्देश्य है रूपांतरकारी। क्रियात्मक अनुसंधान का प्रमुख उद्देश्य रूपांतरकारी मतलब ट्रांसफॉर्मेटिव है। यह अनुसंधान की प्रक्रिया रूप से व्यवहार, कार्यप्रणाली या व्यवस्था में सुधार और परिवर्तन लाने पर केंद्रित होती है। क्रियात्मक सोच का मुख्य उद्देश्य किसी विशिष्ट समस्या का समाधान करके व्यवहारिक स्थिति में सुधार, इम्प्रूवमेंट या परिवर्तन, चेंज लाना है। यह व्यवहार या व्यवस्था को रूपांतरित, ट्रांसफॉर्म करने के लिए किया जाता है, ना कि केवल सिद्धांत को बनाने या वर्णन करने में। आगे क्या है? सामुदायिक सहभागिता में नवाचार है। तो एनसीसी भी सामुदायिक सहभागिता में नवाचार है, स्काउटिंग भी सामुदायिक सहभागिता में नवाचार है, रेड क्रॉस भी सामुदायिक सहभागिता में नवाचार है। तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। सामुदायिक सहभागिता कम्युनिटी पार्टिसिपेशन का तात्पर्य है कि विद्यार्थियों को समाज से जोड़ना और उनमें सेवा, अनुशासन तथा जिम्मेदारी की भावना विकसित करना। एनसीसी क्या करती है? एनसीसी नेशनल कैडेट कॉर्प्स राष्ट्र सेवा और अनुशासन का विकास करती है। स्काउटिंग क्या करती है? स्काउटिंग सेवा, सहयोग और आत्मनिर्भरता का विकास करती है। रेड क्रॉस संस्था क्या करती है? मानव सेवा और आपदा में सहयोग की भावना का विकास करती है। तो ये सभी कार्यक्रम सामुदायिक सहभागिता के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब देखो इनके बारे में जानते हैं हम। एनसीसी नेशनल कैडेट कॉर्प्स, इसकी स्थापना भारत में की थी। भारत सरकार ने कैसे की थी? नेशनल कैडेट कॉर्प्स एक्ट 1948 पारित करके। इसका आधार क्या था? एनसीसी स्थापना का द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1942 में यूनिवर्सिटी और ट्रेनिंग कोर से प्रेरित होकर इसे स्थापना की गई थी। एनसीसी का उद्देश्य क्या है? युवा में अनुशासन, नेतृत्व और राष्ट्र सेवा की भावना जागृत करना। और स्काउटिंग क्या है? इसके संस्थापक कौन थे? स्काउटिंग के संस्थापक लॉर्ड बैटन पावल थे। 1907 में इंग्लैंड में स्थापना की थी और भारत में आया था 1909 में। स्काउटिंग का उद्देश्य बच्चों और युवाओं में सेवा, सहयोग, आत्मनिर्भरता और नैतिक मूल्यों का विकास करना। और रेड क्रॉस संस्था क्या है? इसकी स्थापना की थी हेनरी ड्यूटेंट ने स्विट्जरलैंड में 1863 ईस्वी में, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। भारत में कब आई रेड क्रॉस? 1920 में। रेड क्रॉस का उद्देश्य है आपदा, बीमारी, आपातकालीन स्थिति, युद्ध में मानवों की सेवा करना। आगे देखो क्या है? क्रियात्मक शोध के प्रवर्तक हैं। तो क्रियात्मक शोध के प्रवर्तक हैं स्टीफन एम कोरे। क्रियात्मक शोध एक्शन रिसर्च की अवधारणा को शिक्षा के क्षेत्र में लोकप्रिय बनाने का श्रेय मुख्य रूप से अमेरिकी शिक्षा शास्त्री स्टीफन एम कोरे को जाता है। उन्होंने 1953 में एक्शन रिसर्च टू इम्प्रूव स्कूल प्रैक्टिसेस नामक पुस्तक लिखी थी। ठीक है, और आज का आखिरी प्रश्न क्या है? एक विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा विद्यार्थियों को विभिन्न संवेगात्मक समस्याओं के कारण पहचानने व उन्हें दूर करने हेतु कौन सा अनुसंधान किया जाता है? तो प्रिंसिपल सर कौन सा करेंगे? क्रियात्मक अनुसंधान। ये प्रश्न क्रियात्मक अनुसंधान की परिभाषा का ही एक उदाहरण है। जब कोई प्रधानाचार्य अपने विद्यालय की किसी विशिष्ट समस्या तथा छात्रों के संवेगात्मक समस्या का कारण पहचान कर उसे हल करने का प्रयास करता है, तो वह क्रियात्मक अनुसंधान का उपयोग करता है। तो आज की हमारी क्लास यही समाप्त होती है। ठीक है, और आपको पिछले पार्ट देखनी है तो प्ले लिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।